आप देख रहे हैं TNB। ये पिटीशन हमने दाखिल किया है हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो औरतें हैं जो तलाक से पीड़ित हैं, वो तलाक एक ख़ास तरीके के तलाक नहीं, ये हर तरह के जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के तलाक से, किसी को फतवा मिल रहा है, किसी को रजिस्टर्ड पोस्ट से दिया है कि तलाक हसन, तलाक अहसन, सुन्नत, मतलब वैरायटी ऑफ तलाक जो हो रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट में हम लोग ये पिटीशन डाला है। झारखंड से है, बिहार से है, दिल्ली से है, लखनऊ से है, मतलब यूपी के भी अलग अलग पार्ट से हैं, गोरखपुर से हैं, यूपी से हैं, कानपुर से हैं। तो मैं सबको लेके तो यहाँ नहीं आ सकती थी, तो हमने कुछ खास महिलाओं को लेके आए कि खुद अपने मुंह से बता सके, अपनी आवाज़ पहुँचा सके। जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमारा देश कायम है, क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? बच्चे ना आँख खोलते हैं और बच्चे ना अपनी माँ के साथ ना कोर्ट के चक्कर मारते रहते हैं। जो वक्त उन्हें पढ़ाई में देना चाहिए, जो उनका जो सर्वांगीण विकास में जो वक्त होना चाहिए, जिस तरह का उनका हेल्दी डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो सब इस छोटे से तलाक की वजह से, क्योंकि जड़ वही है, उसकी वजह से औरतें ही नहीं, उनके बच्चे भी पीड़ित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2016 में आए थे। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिला, हमारी बहनों को, और उन बहनों को 3 तलाक बैन हो गया। फिर सरकार को आदेश दिया गया कि आप कानून बनाएं। कानून बना मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम। अब उस सुरक्षा अधिनियम का जो कानून बना, उस कानून का भी दुरुपयोग होने लगा। 2019 में कानून बना और 2019 में ही लोगों ने अब तलाक देने का तरीका बदल दिया। आप शौहर अपनी बीवी को अपने घर में ही रखे, और अगर विवाद होता है तो उसको बैठ करके लोगों के सामने सुलझाए और गवाहों के बीच में रखे और उसका खर्चा पानी दे। लेकिन यहाँ गायब हो जाते हैं शौहर, रजिस्ट्री भेज करके फिर गायब हो जाते हैं। और डिवोर्स, हमारी तबीयत ख़राब हुई और हमारे हस्बैंड को दूसरी शादी करना था। अच्छा। तो वो जाके फतवा ले आए जी, और जाके वो फतवा ले आए, फतवा हमको दिखाए कि ये हमारा फतवा है, हमारा तुम्हारा तलाक हो चुका है। घर से मार पीट के निकालना शुरू कर दिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की लॉयर रितु दुबे मैम हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, महिलाओं को लेके आप हमेशा से आवाज़ उठाती आई हैं और आज एक बार फिर से जो हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी आवाज़ एक बार फिर से आप बनी है, पिटिशन दाखिल की है आपने, थोड़ा सा जानना चाहिए। जी, ये पिटीशन हमने दाखिल किया है हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो औरतें हैं जो तलाक से पीड़ित हैं, वो तलाक एक ख़ास तरीके के तलाक नहीं, ये हर तरह के जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के तलाक से, किसी को फतवा मिल रहा है, किसी को रजिस्टर्ड पोस्ट से दिया है कि तलाक हसन, तलाक अहसन, सुन्नत, मतलब वैरायटी ऑफ तलाक जो हो रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट में हम लोग ये पिटीशन डाला है। एक ही कम्युनिटी में डाला है। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष, उन्होंने भी डाला है। हमने न्यायबोध फाउंडेशन हमारी संस्था है, हमने भी डाला है, क्योंकि हमारे पास देश के अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारी महिलाएं कांटेक्ट कर रही हैं और वो अपनी पीड़ा बता रही हैं और बोल रही हैं कि उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, कोई ऐसा सहायता करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे जाके वो अपनी शिकायत कर सके और उनको न्याय मिल सके। तो उन सब के बिहाफ पे, उनकी स्थिति को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमें इनकी आवाज़ बननी चाहिए और हमें सुप्रीम कोर्ट तक इनकी आवाज़ को पहुंचाना चाहिए। कितनी ऐसी पीड़ित महिलाएं हैं जिनकी आवाज़ आप बनी हैं, थोड़ा जानना चाहूँगी, और कहाँ से वो महिलाएं आपके साथ आई हैं? जी, ऐसे देखें तो हमारे पास तो हज़ारों में महिलाएं हैं, जो कि कोई महाराष्ट्र से है, झारखंड से है, बिहार से है, दिल्ली से है, लखनऊ से है, मतलब यूपी के भी अलग अलग पार्ट से हैं, गोरखपुर से हैं, यूपी से हैं, कानपुर से हैं। तो मैं सबको लेके तो यहाँ नहीं आ सकती थी, तो हमने कुछ खास महिलाओं को लेके आए कि जो कि अपनी आवाज़ यहाँ तक लाके मतलब खुद अपने मुंह से बता सके, अपनी आवाज़ पहुँचा सके। तो हमने कहा कि आप कुछ लोग आइए, और लेकिन एक महिला, मान के चलिए कि एक महिला 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं की रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि उनके पास भी उस तरह की महिलाओं के केसेस हैं, लेकिन वो इतने रिसोर्सफुल नहीं है कि वो खुद अपने आप को यहाँ तक पहुँचा सके। तो हम उनकी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैम, एक सवाल मेरा यही रहेगा कि जब 3 तलाक का मुद्दा आया था, वो ख़त्म हो गया था, क्या उस समय ये आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? इतना समय क्यों लगा इस चीज़ को? नहीं, देखिए, उस समय भी ये मुद्दा आया था। देखिए, हलाला का भी उस समय जिक्र हुआ था और भी फॉर्म्स ऑफ तलाक हुए थे, लेकिन बहुत बात का भी था। तो उस टाइम में भी कोर्ट ने बहुत कुछ देखते हुए तलाक हसन को, जैसे कुरान में भी कुरान के शरीयत में बोला गया है कि नहीं, ये सही फॉर्म ऑफ तलाक है, वैलिड है। तो ये कहते हैं, उन्होंने तलाक विद्दत जो था, जो बहुत ही ज़्यादा
हैज़र्ड टाइप का था, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित महिलाएं हो रही थी कि मुंह से 3 बार बोल दिया, हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया। तो उसको ज़्यादा मतलब वो सेंसिटिव ज़्यादा था, तो कोर्ट ने उसको उस फॉर्म ऑफ तलाक को लिया और उसको बैन कर दिया। ठीक है, तो लेकिन जब बैन किया, कोर्ट के फैसले गलत नहीं थे, वो कानून भी अपने आप में बहुत अच्छा कानून था, लेकिन जो अगर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को देखें तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन में मतलब हम लोग फेल हो गए एक तरह से कहिए तो। क्योंकि ना यहाँ जो पढ़ी लिखी हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कम पढ़ी लिखी, कम शिक्षित औरतें जो हैं, जो गांव में हैं, रिमोट एरियाज़ में हैं, उनको आज भी इसी टाइप के तलाक दिए जा रहे हैं। मैम, आपको क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन आपने दाखिल की है, क्या लगता है किसके फेवर में फ़ैसला आएगा? क्या जो उम्मीद आप लोगों ने लेके पिटीशन फाइल की है, क्या लगता है कि आप ही के फेवर में फ़ैसला आएगा, या जो महिलाएं पीड़ित हैं उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मुझे 100% यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जब हमारे प्रेयर को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ औरतों के मुद्दों को नहीं उठाया है। देखिए, औरतों के साथ साथ हमारे उनके जो बच्चे हैं ना, वो बहुत पीड़ित हो रहे हैं। जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमारा देश कायम है, क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? बच्चे ना आँख खोलते हैं और बच्चे ना अपनी माँ के साथ ना कोर्ट के चक्कर मारते रहते हैं। जो वक्त उन्हें पढ़ाई में देना चाहिए, जो उनका जो सर्वांगीण विकास में जो वक्त होना चाहिए, जिस तरह का उनका हेल्दी डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो सब इस छोटे से तलाक की वजह से, क्योंकि जड़ वही है, उसकी वजह से औरतें ही नहीं, उनके बच्चे भी पीड़ित हो रहे हैं। उनके मतलब राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड, उनका सारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो सिर्फ औरतों के ही राइट वायलेट नहीं हुए हैं, बच्चों के भी हो रहे हैं। तो हमने बच्चों का मुद्दा हम लगाना चाहते हैं कि उस पर ध्यान दिया जाए, जो हमारे फ्यूचर हैं। और इस जो भी कानून आता है उसको मैं मतलब प्रेयर मैंने किया है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव टाइप से हो। ये नहीं हो कि मतलब कानून आए और जिन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है उनको कोई उससे कोई बेनिफिट ना हो, कोई फ़ायदा ना हो। वो औरतें जो पीड़ित हैं, जो यहाँ तक आई हैं, उनको पूरा फ़ायदा होना चाहिए, उनके बच्चों को पूरा फ़ायदा होना चाहिए, और आगे वाले जनरेशन को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो क्या कोई डिमांड ऐसी की गई है जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट, क्या जो पिटीशन आपने दाखिल की है उसमें कोई ऐसी पर्टिकुलर डिमांड रखी गई है कि जिन लोगों का डिवोर्स हो गया है, तलाक हो गया है, क्या उनको जो मतलब पुरुष है उनकी साइड से कुछ देना चाहिए, जिस तरीके से मतलब ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हमने डिमांड रखी है कि देखिए, जो तलाक बिना प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिया गया है, क्योंकि देखिए कुरान में भी, शरीयत में भी एक प्रोसीजर है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी प्रोसीजर है तलाक का, कि बिना मीडिएशन के जब भी होता है कोई केस फाइल करे तो मीडिएशन फर्स्ट स्टेप होता है। तो यहाँ पे तो वो वाले पार्ट बिल्कुल मतलब है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो उस तरह से जो प्रोसीजर को नहीं फॉलो करते हुए जिन तलाक जो दिए जा रहे हैं, तो उनको नल एंड वॉइड किया जाए। ठीक है, और जो लीगल स्टेटस है औरतों का, उनको फिर से रिस्टोर किया जाए, कि ताकि वो तलाकशुदा नहीं है, लोग जिन्होंने तलाक दिया उनकी नज़रों में हो, बट ये इनवैलिड है, और वो वापस उनको वाइफ का दर्जा दिया जाए, और जो फैसिलिटी एक वाइफ और बच्चों को मिलता है, मेंटेनेंस का हो, शेल्टर हो, वो सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करा दी जाए। पर्सनल लॉ बोर्ड की हमारे साथ एक महिलाएं हैं, शाहिस्ता नाम है इनका, और वुमेन को लेके ये उनकी आवाज़ बनती रही हैं हमेशा से। मैम, अब भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है, पीड़ित महिलाएं आपके साथ हैं, क्या जब वो उन लोगों को, जब उनके साथ तलाक हो जाता है, या जो पीड़ित महिलाएं हैं, किस तरीके से आपके पास आके गुहार लगाती हैं? देखिए, पहली बात तो मैं 2000 से हम लड़ रहे हैं, फिर 2005 से हमने ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड फाउंड किया, और हमारे साथ पूरे देश भर की औरतों ने अपने तरीके से तलाक को लेकर के जो मेरे पास शिकायतें आई, कहीं व्हाट्सएप पे हो रहा है, कहीं इंटरनेट पे हो रहा है, कहीं गुस्से में हो रहा है, तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में 2016 में आए थे। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिला, हमारी बहनों को, और उन बहनों को 3 तलाक बैन हो गया। फिर सरकार को आदेश दिया गया कि आप कानून बनाएं। कानून बना मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम। अब उस सुरक्षा अधिनियम का जो कानून बना, उस कानून का भी दुरुपयोग होने लगा। 2019 में कानून बना, और 2019 में ही लोगों ने अब तलाक देने का तरीका बदल दिया, क्योंकि पहले व्हाट्सएप से होता था, या गुस्से में होता था, या ईमेल से होता था, फ़ोन से होता था। अब इन लोगों ने बाय रजिस्ट्री औरत को मैके माँ बाप के पास भेज दिया मारपीट करके, और फिर उसको रजिस्ट्री भेज दिया। रजिस्ट्री में दारुल कज़ा के काजी की फतवा होता है, उसमें कोई साइन या कोई गवाह की वैलिडिटी नहीं होती है, जबकि वो तलाक एहसन लिखते हैं। तलाक एहसन में ये है कि आप औरत को घर से बाहर ना निकालो, आप शौहर अपनी बीवी को अपने घर में ही रखे, और अगर विवाद होता है तो उसको बैठ करके लोगों के सामने सुलझाए और गवाहों के बीच में रखे, और उसका खर्चा पानी दे। लेकिन यहाँ गायब हो जाते हैं शौहर, रजिस्ट्री
बेच करके फिर गायब हो जाते हैं, और बच्चा भी उस माँ के साथ रहता है। तो बच्चे का तलाक हो गया क्या? अब बच्चे का खाना पीना कैसे होगा, बच्चे का एजुकेशन कैसे होगी? और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये पिटीशन में हमने ये भी दिया है अपनी, कि जब बच्ची शादी नहीं होती लड़की की, तो वो पिता के आधार कार्ड पे और पति के आधार कार्ड पे पिता का निवास प्रमाण पत्र आधार पे होता है। जब पति के पास जाती है तो पति के घर का निवास का प्रमाण पत्र होता है। तो भारत सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, तलाक पीड़ित हो या अन्य महिलाओं के लिए रोजगार से जुड़ी हुई, या लोन या गैस या राशन या इलाज या बच्चे की शिक्षा, ये सब आधार कार्ड से जुड़ता है। बिना आधार कार्ड के कोई योजना नहीं चलती है। लेकिन यही जब इनकी बच्ची का जब छोड़ दिया बाप ने और अपना घर में ताला लगा दिया, गायब हो गया, तो बच्ची का आधार कहाँ रह गया? बच्ची का भी आधार कुछ नहीं रह गया, और बीवी का, पत्नी का भी कोई आधार नहीं रह गया। तो इसको ना उसके सर पे कोई छत है, ना ही बच्चे का कोई पहचान है, ना पत्नी की कोई, ना उस औरत की कोई डिग्निटी रह गई, ना सोशल डिग्निटी रह गई, ना ही मॉरल डिग्निटी रह गई, ना उसकी कोई किसी तरह की पहचान नहीं रही। जो पिटीशन दायर की गई है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? मुझे लगता है ये एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण इशू है कि औरत जब पिता के पास रहती है तो उसकी बेटी की हैसियत से पिता के आधार कार्ड में उसकी पहचान होती है। जब शौहर ने तलाक दे दिया, पति ने तलाक दे दिया, तो फिर उसकी तलाक की वैलिडिटी ख़त्म हो गई कि नहीं ख़त्म हो गई, ये कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन उसके आधार कार्ड से तो उसकी पहचान ख़त्म हो गई। अब वो आधार कार्ड से योजनाएँ कहाँ से लाएगी? क्योंकि उसके पति का आवास से निवास से प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, ना उसके आवास से कोई उसकी योजनाओं मिलेंगी। उसको एक वक्त खाने को नहीं मिल रहा है, वो बच्ची को कहाँ छत मिलेगी? माँ बाप हमेशा जिंदा रहेंगे। भाई अपने परिवार को बचाए कि तलाकशुदा बहन और उसके बच्चे को पढ़ाए और उसका खर्चा पूरा करे। कब तक सुनवाई होने के आसार हैं? ये मुझे लग रहा है कि ये 1 महीना 2 महीने बाद हम लोगों की सुनवाई होगी। हम चाहते हैं कि परिवार टूटने ना पाए, और जो इनवैलिड तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो तलाक का कानून बना है, उसके कानून के ख़िलाफ़ बना है, और जो कुरान का कानून है उसके ख़िलाफ़ ये तलाक दिए गए हैं, तो ये तलाक को इनवैलिड मान लिया जाए और पति पत्नी को एक साथ रहने का आदेश दिया जाए। बाप से बच्चा जुदा ना होने पाए, क्योंकि छोटा बच्चा है, अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी कि बाप की शक्ल कैसी होती है, बाप होता कैसे है। आन समान बच्चे और दूसरे खेलते हैं, वो पूछते तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो वो आके माँ से पूछता मेरे पापा कहाँ हैं। तो ये बहुत मार्मिक और बहुत ही दर्दनाक है, चीज़ें संवेदनशील हैं। इसको समाज को देखना पड़ेगा और हमारे न्यायालय, हमारी सरकार को देखना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मैम, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो आपके पास आई हैं, या कितने डाटा अगर हम देखना चाहें तो ऐसे कितने पीड़ित मेरे पास तो सैकड़ों आ गई हैं। और मैं इन 4, 5, 6, 7 औरतों को लाई हूँ। एक महाराष्ट्र से आई हैं जरीना, जिनके आदमी ने 6ठी शादी करने जा रहे थे, और ये लड़की माइक्रोबायोलॉजी की एक्सपर्ट है और ये इतनी बड़ी पोस्ट पर थी, ये पढ़ी लिखी थी। वो आदमी चेन्नई का था और ये रहने वाली महाराष्ट्र की थी, और वो शादी करके यहाँ तक आए, फिर वो चेन्नई गई, चेन्नई में वो गायब हो गया। अब ये परेशान प्रेग्नेंट औरत, ये परेशान कि हमारा शौहर कहाँ गया, खाली घर में बाहर ड्यूटी पे पड़ी रही। फिर उसके बाद किसी तरह से ये बॉम्बे आई, फिर ये आ गया, फिर इसको लखनऊ लेकर आया, और लखनऊ में फिर ये गायब हो गया। फिर इसके माँ बाप आए, इसको लेके गए महाराष्ट्र, और इसने कंप्यूटर पे देखा, ऐसे काम कर रही थी, कंप्यूटर देखा तो इसका शौहर शादी.com में अपनी फ़ोटो लगाए है 6ठी शादी करने के लिए। तो और जब इनसे झगड़ा हुआ कि तुम 6ठी शादी कर रहे हो, ये है फलाना है, तब उसने जाके नदवा से फतवा ले आया, बिना कोई सबूत के, बिना कोई आधार के। ऐसे ही जो शबनम है लखनऊ की, सरकारी कर्मचारी है, उसने झूठा फतवा काजी से ले आया। इसी तरह हिना झारखंड की है, रहने वाली झारखंड की है, और उसका जेठ जो है कर्नल लेफ्टिनेंट है, भारत सरकार का इतना बड़े पोस्ट पर, संवैधानिक पोस्ट पर है वो है, कर्नल लेफ्टिनेंट है, आर्मी का है, सेना का है। और उसने जो है अपने भाई की बीवी को तलाक देने के लिए वेस्ट बंगाल से फतवा ले आया, रहने वाली झारखंड की है। लड़का पति जो है दिल्ली का रहने वाला है, और फतवा ले आए वेस्ट बंगाल से, वो भी आधा अधूरा, उसमें शौहर की कोई साइन ही नहीं। तो ये अब जो आवाज़ उठी है उससे कहीं ना कहीं जो पीड़ित महिला है उनको न्याय मिलेगा। पूरे देश की महिलाओं की आवाज़ हैं बस, इंशाल्लाह। हमारे साथ एक महिला हैं जो कि शिकार हुई हैं
तलाक का, जिन्हें और की ही गुहार पर पिटीशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। पहले मैम आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम शबनम है, आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। मैम क्या हुआ था आपके साथ और ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि आपका डिवोर्स हो गया? हमारा डिवोर्स, हमारी तबीयत खराब हुई और हमारे हस्बैंड को दूसरी शादी करना था। अच्छा। तो वो जाके फतवा ले आए। अब वो फतवा ले आए, उसमें सारे जो तलाक की जो जितने वैरायटी है, वो तलाक में सारी वैरायटी उनकी है। अच्छा, तो सिर्फ आपकी तबीयत खराब होने पे आपको तलाक दे दिया? जी जी जी। और जाके वो फतवा ले आए, फतवा हमको दिखाए कि ये हमारा फतवा है, हमारा तुम्हारा तलाक हो चुका है। घर से मार पीट के निकालना शुरू कर दिए। अच्छा। और फिर वो दूसरे घर में रहते हैं और हमारे साथ हमारे घर में भी आते हैं। अच्छा। और कहते हैं कि जब तक तुम ये नहीं करोगी तब तक हमारे साथ तुम नहीं रह सकती हो। तो आप क्या चाहते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दिए हैं हम लोग कि हमारी एक पहचान होनी चाहिए और हमको जो सरकार की ये है योजना है उसका कोई लाभ नहीं मिलता है हम लोग को। अच्छा। और हम लोगों को कोई कहीं से फ़ायदा नहीं होता है। पुलिस में जाते हैं तो पुलिस ये कहती है कि आपका मामला है हस्बैंड वाइफ का, आपके इस्लाम में है, इस्लाम वो हमको बताती है, पर्सनल लॉ बोर्ड बताती है पुलिस कि आपके लॉ में ये है। तो एक तरफा तलाक हम बंद करना चाहते हैं। अच्छा, तो जैसे 3 तलाक पर जो फैसला आया था, आप चाहते हैं कि जो और भी तरीके के और भी टाइप्स के जो तलाक हैं वो सब खत्म हो जाने चाहिए? सब खत्म हो जाने चाहिए। वो ट्रिपल तलाक का मुकदमा सक्सेस नहीं है। पुलिस के कंप्लेन किए हैं, हम कंप्लेन किए हैं, कोर्ट में डाल दिए चार्जशीट करने, कोई काउंसलिंग नहीं है और सिर्फ वहाँ पे सम्मन जाता है। हमारा हस्बैंड एक सरकारी कर्मचारी हो के उसके साथ कुछ नहीं होता है, वो लिख देता है पता गलत है कोर्ट का। तो पुलिस के पास इसकी कोई रिपोर्ट वगैरह की गई थी? कोई रिपोर्ट बहुत हुई है, केस मैम बहुत हुई, सिर्फ कोर्ट जाती है, चार्जशीट जाती है कोर्ट में और उस पर खाली सम्मन जारी होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है आपको? बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसीलिए मैम हम आए हैं कि हमारा एक तरफा तलाक ख़त्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है एक तरफा तलाक या कहें कि एक तरफा फ़ैसले को लेकर। जिस तरीके से लगातार मुस्लिम कम्युनिटी में जो तलाक जो हैं वो हो रहे हैं, लगातार बहु विवाह की जो सिस्टम जो सामने आ रहा है और हलाला की जो चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं हमने देखी हैं। तो आज इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की जो वकील हैं वो और इसी के साथ ही जो महिला संगठन से जो मुस्लिम की जो महिला संगठन से जुड़ी हुई हैं वो महिला हमारे साथ उन्होंने आज बात की थी और साथ ही उन्होंने हमें तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो बताई थी और साथ ही हमें ये भी बताया कि सैकड़ों ऐसी पीड़ित महिलाएं हैं जिनके साथ फतवा जारी करके उन्हें तलाक दे दिया गया है और अब वो बेसहारा हैं। तो इसीलिए अब इंसाफ की गुहार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट से और अब ये तय करेगा सुप्रीम कोर्ट कि आखिर जो सामने चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो कितनी सही हैं कितनी नहीं। क्योंकि सीधे तौर पर जो है बात यही सामने आई कि ख़त्म किया जाए इसको, क्योंकि जो एक तरफा चीज़ें चली आ रही हैं हाँ सालों से, अब उसे जो है वो ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि शादी के बाद एक महिला जो है वो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में शादी करके जाती है और फिर जब वो जो दूसरा घर जो उसका ससुराल कहलाता है, जब वहाँ पर ही उसके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है तो फिर उसके पास और कोई रास्ता जो है वो नहीं बचता है। तमाम बातें आप सुन चुके हैं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।